हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे डेली ज्योग्राफी की सीरीज चला रहा हूँ। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भूगोल से संबंधित, उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। और इस क्लास को अगर आप देखते हैं तो आपको अलग से कहीं से प्रैक्टिस करने की क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रहों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न है उसको देखेंगे। ठीक है, तो 2 दिन से वीडियो नहीं डाला था, तो आज मैं फिर से ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। और जो फिटकू की समस्या है उसको भी मैं बताऊँगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो ग्रहों से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो पहले मैं ये बता देता हूँ आपको ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रह की 2-3 लाइन में एक परिभाषा है, उसको मैं बताऊँगा, एक एक विशेषता उसकी बता दे रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है, देखिए, ऐसा ठोस पिंड जो अपने गुरुत्व के कारण गोल आकार धारण कर लिया, एकदम गोल ना हो, ठीक है, लेकिन एक गोलाकार टाइप का आकार वो धारण कर ले अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, और ऊपर से इसके इसका जो ये ना इसका जो सर्कल होगा जिसमें जिस कक्षा में ये चक्कर लगाता है, वो अपने ही कक्षा में चक्कर लगाए, दूसरे की कक्षा में, यानी कि दूसरे के फटे में टांग ना अड़ाए। कहने का मतलब यही है। तो देखिए, प्लूटो को 2006 में जब ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया था, प्लूटो को इसी कारण किया गया था क्योंकि वो अपने कक्षा में तो चक्कर लगाता ही था, साथ ही साथ वो नेपच्यून की कक्षा में भी क्या करता था, घुस जाता था। ठीक है, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से 2006 में बाहर कर दिया गया। तो आपको पता चल गया कि ऐसा गुरुत्व मतलब ऐसा बड़ा ठोस पिंड होना चाहिए जिसका खुद का एक गुरुत्वाकर्षण बल हो। ठीक है, और वो अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाए, दूसरे कक्षा में चक्कर ना लगाए। और ग्रहों की एक विशेषता ये होती है ना कि ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। तो फिर सर जी, ये प्रकाश कैसे लेते हैं? प्रकाश ये लोग सूर्य से लेते हैं। ये सूर्य से एनर्जी लेते हैं, सूर्य से ही हीट लेते हैं, ऊष्मा लेते हैं। तो आप इतना भी ध्यान रखेंगे कि ग्रहों का स्वयं का खुद का प्रकाश उनके पास नहीं होता है। और वो ऊष्मा भी लेते हैं तो वो सूर्य से लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। इसको कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे ये हमारा सौरमंडल है पूरा। मैं सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में, उसको जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, इसके इधर वाले जो ग्रह हैं इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इसके इधर वाले ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। और ये वाले ग्रहों को एक जैसे संरचना से बने हुए हैं तो इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और इन्हें गैसीय ग्रह क्या जोवियन ग्रह भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। आगे चलिए, अब देखते हैं कौन सा ग्रह पहले आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से ये जो ऑप्शन डी है, बुध ग्रह, ठीक है, जो मरकरी है आपका, ये सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। और क्यों लगाता है? क्योंकि ये सूर्य के सबसे करीब है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो सूर्य के सबसे करीब होगा वो उतने ही कम समय में सूर्य का चक्कर लगाएगा। जैसे कि बुध है, सबसे कम समय में बुध लगाएगा, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। और सबसे लंबे समय में अगर पूछे कि सूर्य का चक्कर कौन लगाएगा, तो सबसे लंबे समय में लगाएगा नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, नेपच्यून यानी कि वरुण। अब देखिए, मैं इनके लिस्ट यहाँ पे दे रखा हूँ कि जो ग्रह जितना निकट होगा वो उतना ही जल्दी सूर्य का चक्कर लगाएगा। तो बुध सबसे निकट है, तो ये 88 दिन में लगाता है। शुक्र, उसके बाद 224 दिन में। पृथ्वी उसके बाद 365 दिन में। और मंगल देखेंगे तो 687 दिन में। बृहस्पति 11.5 वर्ष लगा देता है टाइम। और शनि ग्रह की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 29.5 वर्ष ये समय लगा देता है। अरुण 83 वर्ष। और वरुण देखेंगे तो 163 से लेकर 164 वर्ष में एक बार वो सूर्य का चक्कर लगाता है। क्यों क्यों इतना टाइम लेता है वरुण? तो मैं बताया कि सबसे दूर स्थित है। यहाँ पे देखेंगे ये है सूर्य, और ये सबसे दूर वरुण यानी कि नेपच्यून स्थित है। और ये इसीलिए इसको चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगता है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, जितना सूर्य से जो ग्रह दूर रहेगा उतना ही देरी में वो चक्कर लगाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए, अगर पूछे आपसे कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है, तो आकार में सबसे ज्यादा बड़ा सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ठीक है, अगर पूछे द्रव्यमान के अनुसार, तो द्रव्यमान में भी बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है, फिर वरुण आ जाएगा। यहाँ पे तो अरुण था लेकिन यहाँ पे वरुण आ जाएगा, फिर अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, इस तरह से है। ठीक है, तो आगे चले अगले प्रश्न पे। देखिए, यहाँ पे मैं प्रश्न बताते जाऊंगा, उससे संबंधित जो भी डिस्क्रिप्शन है क्या उसको भी मैं बताते जाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? आपको बताना है
कि ये सौरमंडल में जो 8 ग्रह है ना, उनमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बुध और शुक्र। ये है बुध, मरकरी, और यहाँ पे है वीनस, शुक्र। इन दोनों का कोई भी चंद्रमा नहीं है, कोई भी ग्रह उपग्रह नहीं है इनका, ठीक है। उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इनका बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस बात को याद कर लीजिए, ठीक है। ये यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा जा चुका है, जितने भी प्रश्न है वो सब पूछे जा चुके प्रश्न यहाँ पे लिया हूँ मैं, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। शुक्र और बुध ऐसे हैं जिनके कोई अपने उपग्रह नहीं है, यानी कि इनके खुद के कोई चंद्रमा नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आप बताना चाहूँगा, जैसे कि बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण ये बुध है और यहाँ पे शुक्र है, और ये पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच होने के कारण इन दोनों ग्रह को अंतर्ग्रह कहा जाता है, अंतर्ग्रह कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि एल्बिडो के बारे में पूछे कि क्या बुध का एल्बिडो ज़्यादा है या पृथ्वी का एल्बिडो ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर जी एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो ना, जैसे कि कितना वो ग्रह सूर्य का एनर्जी ले रहा है, ठीक है, और कितना वो परावर्तित कर दे रहा है, यानी कि सूर्य ताप का जो अनुपात है वो कितने प्रतिशत में वो ले रहा है, कितना परावर्तित कर देता है ग्रह, उसी को ही एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे क्या बुध ग्रह का एल्बिडो पृथ्वी ग्रह से ज़्यादा है, तो नहीं, बुध ग्रह का एल्बिडो पृथ्वी ग्रह से कम है, क्योंकि पृथ्वी ग्रह का एल्बिडो 0.3 है और बुध ग्रह का एल्बिडो 0.1 है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब ठीक है, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि बुध जो ग्रह है ना, उस पर कोई वातावरण नहीं पाया जाता है, कोई वातावरण नहीं पाया जाता है, कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी वजह से उसका एल्बिडो कम है। अगर वहाँ पे सूर्य का प्रकाश जाता है, ठीक है, तो सीधे मतलब वहाँ की जो धरती है वो उसको एब्जॉर्व करती है, ठीक है। अगर वहाँ पे वायुमंडल होता है, अगर बुध पे वायुमंडल होता है और अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आता, तो ये वायुमंडल क्या करता है ना, इसको परावर्तित कर देता, ठीक है, इनको परावर्तित कर देता, तो इसका बुध का एल्बिडो बढ़ जाता। वहीं पृथ्वी पे एक वायुमंडल पाया जाता है और इस पर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये क्या करता है, वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को कुछ तो अंदर पृथ्वी में आने देता है और कुछ को प्रभावित कर देता है, इसलिए पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो एल्बिडो शब्द को आप याद रखेंगे, यहाँ पे बुध का एल्बिडो पृथ्वी से कम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सौरमंडल का पूछे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, मैं बता चुका हूँ। बुध का दैनिक तापांतर जो होता है वो सबसे कम होता है, बुध का दैनिक तापांतर, यानी कि वो जितने तेज से गर्म होता है ना, उतने ही तेजी से ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। आगे चलें। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा, ये आपको बताना है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र होगा, ठीक है। आप कहेंगे कि सर बुध तो सूर्य के सबसे नज़दीक है, यहाँ पे फिटकू का भी यही सवाल है फिटकू का सवाल है कि ऐसा कैसा हुआ सर जी, सबसे नज़दीक सूर्य के तो बुध है। तो मैं बताऊँ फिटकू, देखो यहाँ पे सबसे नज़दीक सूर्य के तो बुध है, ठीक है, मैं मानता हूँ, और इसको सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ये गर्म होता भी है, ठीक है, ये गर्म होता भी है, लेकिन मैंने अभी इसके पिछले स्लाइड में क्या बताया, ये बताया कि इसका दैनिक जो तापांतर है वो सबसे ज़्यादा है, और दैनिक तापांतर इसका सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। अगर वायुमंडल होता ना, तो ये गर्म होके उसके गर्म होता, जैसे 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 ये सूर्य का तापमान ग्रहण करता वैसे वैसे वो बहुत तेज़ी से गर्म होता, लेकिन अब वायुमंडल होता तो उस गर्मी को ये रखे रहता, थोड़ा कुछ देर तक तो होल्ड करता रहता, ठीक है। तब ये कहते कि हाँ ये बुध जो है सूर्य के करीब होने के कारण सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन इस पे वायुमंडल है ही नहीं, ठीक है। जबकि शुक्र पे वायुमंडल पाया जाता है, और शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे वायुमंडल पाया जाता है, और वायुमंडल के नाम पे यहाँ पे क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है शुक्र पे। और यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश इंटर कर जाता है ना इसके वायुमंडल में, तो क्या होता है कि ये जल्दी से यहाँ से रिलीज नहीं हो पाते हैं, ठीक है, यहाँ से जल्दी से वापस नहीं हो पाते हैं सूर्य के प्रकाश, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए सौरमंडल का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गर्म ग्रह बन जाता है शुक्र ग्रह। और इसे प्रेशर कुकर भी कहते हैं, इसे प्रेशर कुकर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से ये उबलता हुआ उबलता मतलब गर्म गर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और इसे कहते हैं सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को, इसीलिए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर को समझ में आया कि कौन बुध करीब होते हुए भी क्यों नहीं सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है। आगे चलें। तो इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, ये बताना है कि यानी कि सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है,
क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि सूर्यास्त से पहले, ठीक है, नहीं, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले ये तारा दिखाई देता है, यानी सूर्योदय के पहले दिखाई देगा तो इन्हें इसे भोर का तारा कहते हैं, और सूर्यास्त से पहले इसे ये दिखाई देता है तो इसे सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है, आगे चले। तो फिटकू का एक और कन्फ्यूजन है, क्या है फिटकू? तो फिटकू कहना है कि क्या शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना संभव है? देखो फिटकू, वहाँ पे वायुमंडल तो है, लेकिन वायुमंडल के नाम पे क्या है ना, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ मानव जीवन को वहाँ पे उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन का होना बेहद ही जरूरी है वहाँ पे। और वो जो शुक्र ग्रह है उसका जो टेम्परेचर देखोगे ना, एवरेज टेम्परेचर, तो उसका 464 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, तो वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे मानव जीवन का संभव होना एक तरह से कह सकते हैं नामुमकिन है। ठीक है, अब भविष्य में अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन अभी तो नामुमकिन है 464 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ कोई मानव रह सके, या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ही कोई मानव वहाँ पे रह सके। ठीक है, आगे चले। तो पृथ्वी की जुड़वा बन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। तो पृथ्वी का जुड़वा बन शुक्र को ही कहा जाता है। अब कहेंगे कि ये जो शुक्र है इसको पृथ्वी का जुड़वा बन क्यों कहते हैं? तो देखिए, जो शुक्र है ना उसका जो आकार है, ठीक है, और उसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत सारा मिलता है। ऐसा बस कम ही होता है कि इसमें मतलब इसका द्रव्यमान और आकार में ज़्यादा अंतर हो। ठीक है, तो पृथ्वी और शुक्र का जो द्रव्यमान और आकार है ये बहुत ही सारा मैचिंग करता है, इसीलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में शुक्र को माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इनमें कुछ और क्वालिटी है। सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। यहाँ देखिए, सभी ग्रह यहाँ पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। देखिए, पश्चिम से पूर्व परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो वीनस है, वीनस यानी कि शुक्र, और यहाँ देखेंगे जो अरुण है यानी कि यूरेनस, ठीक है, ये दोनों पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। सभी तो पूर्व से पश्चिम करते हैं, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। ये भी आप यहाँ पे फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, ये अपने धुरी पे क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं, और सभी ग्रह अपनी धुरी पर, जैसे आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी अपने धुरी पे पूर्व से पश्चिम तरफ परिक्रमा करती है, लेकिन ये लोग क्या है ना, सॉरी, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी परिक्रमा करती है, और ये लोग क्या है कि ये पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इतना सारा फैक्ट आपको पता चला। आगे चले। तो अगर शुक्र ग्रह के बारे में और कुछ जाने यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ये भी बता दिया। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। और शुक्र ग्रह की दूरी लगभग सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है, और यह सूर्य के दूसरे सबसे बड़े निकटतम ग्रह के रूप में जाना जाता है। और वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, और शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के परमाणु क्या है? उपलब्ध मिलते हैं। ठीक है, आगे चले। तो निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ये आईएएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले बोला था अरस्तू ने। ठीक है, अरस्तू ने अपने पुस्तक ऑन द हेवेंस में बोला था कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है। ठीक है, हालांकि गोलाकार है नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत ही पहले बोला था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है, और इसको ग्रीन प्लैनेट करने का मतलब यही है कि यहाँ पे बहुत ही सारे इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, हरियाली देखने को मिलता है, जल देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। पृथ्वी का व्यास क्या है ये आपको बताना है। तो ये वाला एरिया मान लेते हैं, ये पृथ्वी है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया पूछ रहा है कि पृथ्वी का कितना है। तो ये लगभग 12,800 किलोमीटर है। ये 12,756 किलोमीटर है, लेकिन लगभग में पूछेगा तो 12,800 किलोमीटर इसका व्यास है। अगर पूछता है कि पृथ्वी का ये परिधि वाला एरिया कितना है, पूरा ये जो परिधि है इसका एरिया कितना है, तो ये आपको मिलेगा 40,000 किलोमीटर। ठीक है, 40,000 किलोमीटर। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि जो आउटर कोर है, ठीक है, पृथ्वी का, और जो चंद्रमा का आउटर कोर है उसमें अंतर क्या है? तो अंतर बताएंगे, इनमें श्यानता का अंतर है, श्यानता का अंतर है, यानी कि गाढ़ेपन का अंतर है इसके कोर में जो लिक्विडिटी मिलती है, एकदम कोर में नहीं, आउटर कोर की बात करें। कोर तो सॉलिड होता है पूरा, लेकिन जो आउटर कोर होता है वो लिक्विडिटी उसमें पाई जाती है, लेकिन बहुत ही गाढ़ा लिक्विडिटी वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो उसे हम श्यान द्रव कहते हैं। ओके, आगे चलें। भूपर्पटी में बहुतायत से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के भूपर्पटी यानी क्रस्ट की बात की जा रही है। देखिए, यह है पृथ्वी। ओके, इसका एक हिस्सा यहाँ पे काट के निकाल दिया गया, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट।
इसके बाद नीचे आएंगे तो एस्थनोस्फेयर है, फिर मेंटल दिखाई देगा, फिर ये कोर वाला हिस्सा है पूरा। कोर में भी दो पार्ट होता है, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ये जो क्रस्ट है ना, ये भूपर्पटी है, इसमें बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्या लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या ऑक्सीजन? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे बहुतायत में पाया जाता है, और कितना, यहाँ पे देखेंगे 46% ऑक्सीजन इसके भूपर्पटी में पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम, इस तरह के तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितना लेता है? तो यहाँ पे लगभग शब्द इस्तेमाल किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट, लगभग 8 मिनट, यहाँ पे 8 मिनट सही हो जाएगा। अब सूर्य, फिर से अगेन ऐसा ही प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कब? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन डी सही है, नहीं, ऑप्शन डी सही नहीं है। यहाँ पे देखिए ये शब्दों का खेल है, यहाँ पे लगभग शब्द लगा के पूछा है तो 8 मिनट सही हो जाएगा लगभग, लेकिन यहाँ पे कोई लगभग शब्द नहीं लगाया, यहाँ पूछ रहा है कब तक पहुँचता है, तो 8 मिनट इसका सही जवाब नहीं होगा। फिटको भी यही कह रही है कि सर अभी तो आपने बोला था कि 8 मिनट होगा, तो अभी इसमें क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि बेटा यहाँ पे यहाँ पे लगभग शब्द नहीं लगाए, ठीक है, इसीलिए। अगर लगभग शब्द लगा देता तो इसका सही जवाब 8 मिनट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट पूछ रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, तो यहाँ बोलेंगे 8 मिनट 18 सेकेंड या 20 सेकेंड बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका सही जवाब यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, ठीक है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगर यहाँ पे लगभग रहता तो ये 8 मिनट यहाँ पे सही हो जाता। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तो सूर्य ही है, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ये है सन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे पृथ्वी है, तो इसके सर्वाधिक समीप तो सन हो गया, लेकिन ये जो अल्फा सेंचुरी यहाँ पे दिखाई देगा ये दूर है, प्रोक्सिमा दूर है, ठीक है। बाकी और सब तारे हैं ना पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा दूर नजर आएंगे। अगर पूछे कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है, तो वो सूर्य ही है। सूर्य एक तारा है, तो वो सबसे नज़दीक पृथ्वी के देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो आपको बताना है। देखिए अभी पृथ्वी के सबसे निकट देखिए यहाँ पे दिखाई देगा मार्स, मंगल, उसके बाद दिखाई देगा विनस, शुक्र, ठीक है। ये दोनों, पहले तो मरकरी आता है, क्रम देखें तो पहले मरकरी आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है पृथ्वी के निकट शुक्र और मंगल में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। शुक्र की दूरी पृथ्वी से 41.4 मिलियन किलोमीटर है, और वहीं मंगल की दूरी पृथ्वी से 78.3 मिलियन किलोमीटर है। अब आप कहेंगे कि इस प्रश्न में तो कहीं शुक्र है नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल। अगर इसमें शुक्र होता इस प्रश्न में तो इसका सही जवाब हो जाता शुक्र, यानी कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है, और शुक्र इसमें ऑप्शन में होता तो शुक्र सही हो जाता, और शुक्र नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल, ठीक है। आगे चले। अगला प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, ये आप बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एग्जैक्ट याद करना है। 365.25 दिन लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने स्पीड में करती है? तो 30 किलोमीटर, 1 सेकेंड में ये 30 किलोमीटर चल घूमती है, ठीक है। 1 सेकेंड में ये 30 किलोमीटर पहुंच जाती है, 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर के स्पीड से क्या करती है, सूर्य का परिक्रमा करती है। अब फिटकू का सवाल ये है कि सर जी ये बताइए कि ये तो सूर्य की परिक्रमा इतना तेज़ी से करती है, ये अपने धुरी पे कितने तेज़ी से घूमती है? तो ये जो पृथ्वी है ना, ये अपने धुरी पे कितने तेज़ी से घूमती है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये मैं अभी बताया था, इसका जो परिधि है टोटल ये होता है 40,000 किलोमीटर, ठीक है, 40,000 किलोमीटर। तो इस अपने ही धुरी पे इसको घूमना है, अपने अक्ष पे इसको घूमना है, तो 24 घंटे में ये एक चक्कर अपने अक्ष पे पूरा करती है। तो 24 से डिवाइड कर दीजिए, 24 से डिवाइड करेंगे तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अगर मिनट से डिवाइड करेंगे तो 27.8 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मिनट में 27.8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने अक्ष पे ये घूमती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर कुछ समझ में आया? चलो आगे। चलो ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे बात देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए ये जो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, और इसका ये जो नॉर्थ पोल होता है इसे हम उत्तरी ध्रुव या उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं, ठीक है। इसे उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं, मान लेते हैं पृथ्वी, इसको उत्तरी ध्रुव बोल दिए। अगर आपसे पूछे कि ये जो इक्वेटर है यानी कि विषुवत रेखा है, इसका आधा कौन सी रेखा होता है? क्या 30 डिग्री होता है, या 45 होता है, या 60 डिग्री? तो इसका सही जवाब होगा 60 डिग्री। विषुवत रेखा का आधा होता है 60 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे पूछे आपसे
कि जब अपसौर वाली स्थिति में, यानी कि पृथ्वी की दो स्थिति होती है, एक अपहेलियन, एक होती है पेरहेलियन, ठीक है। एक अपसौर होता है, एक होता है उपसौर, ठीक है, एक होता है उपसौर। यानी कि उपसौर के समय, यानी कि जनवरी के समय पृथ्वी और सूर्य के दूरी बहुत ही कम होती है, और अपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी ज़्यादा होती है, यानी अपहेलियन के समय, ठीक है। तो कह रहा है कि अपसौर के समय क्या पृथ्वी की गति तेज हो जाती है? नहीं, पृथ्वी की गति तेज नहीं होती, कम हो जाती है, क्योंकि ये दूरी बढ़ जा रही है। अभी मैंने कहा, शुरू में ही बताया मैंने कि जब कोई भी ग्रह, ठीक है, कोई भी पिंड जब सूर्य के आसपास रहेगा ना, यानी कि कम दूरी पे रहेगा, तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी और वो सूर्य का चक्कर बहुत ही तेज़ी से लगाएगा, ठीक है। लेकिन ये पृथ्वी यहाँ पे अपसौर की स्थिति में क्या हो जा रही है, सूर्य से दूर हो जा रही है, तो यहाँ पे इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें। तो दिन और रात जिस कारण होते हैं वो बताना है आपको। दिन रात किस कारण होता है, तो इसका सही जवाब है भू परिभ्रमण। अब कहेंगे सर जी ये भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण ये क्या होता है? देखिए, जब कोई भी आकाशीय पिंड, यानी मान लेते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए किसी भी तारे का चक्कर लगा रही है, किसी का चक्कर लगा रही है, तो उसे हम भू परिक्रमण कहते हैं। और यहाँ पे दिन रात होता है पृथ्वी का अपने धुरी पे घूमने के कारण, यानी पृथ्वी जब अपने धुरी पे घूमती है तो उसे भू परिभ्रमण कहते हैं। वो अपने धुरी पे घूम रही है, ठीक है, वो किसी के चक्कर नहीं लगा रही है, उस समय अपने धुरी पे घूम रही है, तो उसे भू परिभ्रमण कहते हैं। और अपने धुरी पे घूमने के कारण ही क्या होता है, ये दिन रात होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो अगर आपसे कहे कि आर्यभट्ट ने किसने, अगर आपसे कहे कि किसने ये बताया कि दिन और रात, ठीक है, पहले सीधे आंसर सुन लीजिए, ठीक है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय एवं अस्त का कारण होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इनका जो ग्रंथ था उसमें इन्होंने बताया था। आगे चलें। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं कहाँ पे, तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं, ये देखिए, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन ऐसा होता है जहाँ पे दिन और रात, यानी कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है यहाँ पे। और सूर्य की किरणें, ये जो भूमध्य रेखा यहाँ पे दिखाई देगी आपको, इन पे क्या करती है, ये इस समय सीधे पड़ती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। और इस दिन क्या होता है कि दिन और रात बराबर होती है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होती है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से और धुरी पर 23.5 अंश झुकाव के कारण। दोनों सही है, ठीक है। जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी और धुरी पे अपने 23.5 अंश झुकी रहती है, ये दोनों विशेषताएं मिलकर क्या करती हैं, मौसम परिवर्तन को ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें। तो फिटकू का एक प्रश्न है कि सर ये बताइए, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो क्या होगा? देखो फिटकू, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दिया जाए तो क्या होगा? अभी मैंने बताया कि जितना भी कोई भी ग्रह सूर्य से दूर होगा वो उतना ही टाइम लेगा उसका चक्कर लगाने में। अगर इसकी दूरी कम कर दी जाए, पृथ्वी को यहाँ पे ला दिया जाए, तो इसका जो टाइम, जैसे ये 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, तो हो सकता है ये 200 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगा दें, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। यानी 365 दिन में अगर ये चक्कर लगाता है तो हो सकता है यहाँ आ जाएगी पृथ्वी, यानी दूरी कम हो जाएगी, तो ये 200 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगा लेगी। और सब बाकी जो अलग परिवर्तन होगा तो अलग ही है, लेकिन ये ज़्यादा संभावना बनता है कि इसका चक्कर जो है ना, सूर्य का चक्कर पृथ्वी बहुत ही कम समय में लगा पाएगी, ठीक है। और अभी ये दूरी जो है ये 150 मिलियन किलोमीटर है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा देख लेते हैं। जो देखिए, अधिकांश आप देखे होंगे कि जो सैटेलाइट छोड़ी जाती है ना, वो कहाँ से छोड़ी जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ये पूर्व साइड छोड़ी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। तो ये ज़्यादातर सैटेलाइट पूर्व साइड से ही छोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक थ्रस्ट मिल जाता है, क्योंकि इसी साइड से पृथ्वी घूम रही है, इनको एक थ्रस्ट मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सैटेलाइट इसे पूर्व साइड से ही छोड़ी जाती है, क्योंकि बहुत सारी सैटेलाइट ऐसी होती हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को वहाँ पे कवर करने के लिए छोड़ी जाती हैं। तो ज़्यादातर ये नॉर्थ साइड और साउथ साइड भी छोड़ी जाती हैं। अगर आपसे कहे कि ज़्यादातर सैटेलाइट पूर्व साइड से ही छोड़ी जाती है तो सही है, ज़्यादातर सैटेलाइट पूर्व साइड से छोड़ी जाती है। अगर आपसे ये कहे कि सभी सैटेलाइट पूर्व साइड से छोड़ी जाती है तो नहीं, सभी सैटेलाइट पूर्व साइड से नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि कुछ कुछ नॉर्थ साइड से भी छोड़ी जाती हैं और कुछ साउथ साइड से भी छोड़ी जाती हैं, ठीक है। आगे चले। पृथ्वी की आंतरिक परत
नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो नीफे का अगर फुल फॉर्म आपको पता रहे तो आपको पता चल जाएगा। तो नीफे का फुल फॉर्म होता है नी से होता है निकल और एफ ई से होता है फेरम। ठीक है, यानी कि ये निकल यानी कि निकल और लोहा से मिलके, फेरम मतलब लोहा, तो निकल और लोहा से मिलके बनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये देखिए, ये पृथ्वी का क्रस्ट है। उसके बाद ये मतलब क्रस्ट जो है ना, ये सियाल वाला पार्ट है। ठीक है, जो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलके बना है। और ये सीमा वाला पार्ट है जो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना है। और ये नीफे वाला पार्ट है, जो कोर वाला पार्ट आता है वो नीफे वाला पार्ट है, जो यहाँ पे निकल और फेरम से मिलके बना है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी कि मेंटल के नीचे जो क्रोड यानी कि कोर है, वो निम्नलिखित में से किस एक से बना है। अभी मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, कि ये वाला हिस्सा, ये जो कोर वाला हिस्सा है, वो निकल और फेरम यानी कि लोहा और निकल से बना है। तो इसमें ऑप्शन है लोहा का। तो आप यहाँ पे ऑप्शन लगा देंगे कि लोहा और निकल से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो कोर वाला होता है ना, कोर वाला सिस्टम, इसमें आउटर कोर और इनर कोर होता है। जो इनर कोर होता है वो ठोस होता है, और जो आउटर कोर होता है वो गलित अवस्था में यानी कि तरल अवस्था में कह सकते हैं यहाँ पे मिलता है। आगे चले, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। ये किस ग्रह की बात की जा रही है। तो ये मंगल ग्रह की बात की जा रही है। अगर झुकाव, ठीक है, झुकाव और अक्ष की बात की जाएगी, मतलब पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष की बात की जाएगी, तो मंगल ग्रह इसका सही जवाब होगा। अगर कहे कि द्रव्यमान और आकार की बात की जाएगी तो शुक्र ग्रह के बारे में बताया जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ग्रह के दिन का मान, ठीक है, और उसके अक्ष के झुकाव का मान जो है ना वो पृथ्वी के समतुल्य है। तो ये मंगल की बात की जा रही है। मंगल पर दिन देखेंगे तो 24 घंटे का दिन जैसे पृथ्वी पर होता है वैसे होता है, और 27 मिनट और 23 सेकंड का वहाँ पे दिन होता है। और उसके अक्ष का झुकाव देखेंगे तो 25 अंश 12 मिनट है, और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव देखेंगे तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे ये झुकी हुई है। तो इन दोनों का थोड़ा सा आपस में झुकाव जो है ना वो मिलता हुआ नजर आता है। तो इस बात की संभावना यहाँ पे जताई जाती है कि मार्स पे क्या हो सकता है, जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, अब फिटकू का सवाल क्या है। फिटकू ये कह रही है कि सर ये बताइए कि सूर्य का चक्कर पहले कौन लगाता है, मंगल या पृथ्वी। तो देखो बेटा, सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगाएगा पृथ्वी। अब कहेंगे कैसे। तो मैं आपको अभी बताया था कि सबसे करीब जो सूर्य के होगा वही सबसे पहले उसका चक्कर पूरा करेगा। तो मरकरी सबसे पहले है, तो मरकरी यानी बुध सबसे पहले चक्कर इसका लगाती है। ठीक है, उसके बाद शुक्र सबसे पहले लगाता है, उसके बाद पृथ्वी लगाता है। क्योंकि क्रम के अनुसार देखेंगे तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है सूर्य की दूरी से, ठीक है, सूर्य से दूरी के, और चौथे नंबर पे आता है मंगल। तो जब पृथ्वी नज़दीक है सूर्य से तो पृथ्वी सबसे पहले चक्कर लगाएगी मंगल से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने शुरू में ये दिखा भी रखा था कि बुध 88 दिन में, शुक्र 224 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में, और सबसे ज़्यादा समय लेता है वरुण, ये 163 से लेकर 164 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, आगे चलें। तो मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। तो इसका सही जवाब है जो वहाँ पे बर्फ के छत्रक मिलते हैं, यानी कि बर्फ वहाँ पे शील्ड मिलती है, हिमशीतित जल वहाँ पे दिखाई देते हैं, मतलब कि एकदम क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, कणों में वो ऐसा पाया गया। अब कहेंगे कि ये कैसे पता चला। तो नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर वहाँ गया था मंगल ग्रह पे, उसने ये सब बताया है। तो मंगल ग्रह पे पूछ रहा है कि जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे अच्छी है। तो वहाँ पे बर्फ छत्रक है और हिमशीतित जल वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब मंगलयान की बात करें, भारत द्वारा जो मंगलयान भेजा गया था, कब भेजा गया था। तो 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था, और वहाँ पे मंगल ग्रह पे ये लैंड किया था 24 सितंबर 2014 को। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये पहला मंगल मिशन था, वो भी सफल मंगल मिशन था, और 2024 में फिर से मंगल मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है भारत। ठीक है, जिसे हम मंगलयान 2 कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसे हम फोबोस और डीमोस नाम से जानते हैं। और मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किसी एक वैज्ञानिक ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज तो गैलीलियो ने की थी। ठीक है, और ये लिस्ट है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा अगर पूछे चंद्रमा किस ग्रह के हैं तो वो शनि ग्रह के हैं। ये लगभग 146 से ज़्यादा चंद्रमा वहाँ पे हैं शनि ग्रह के। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ग्रह चंद्रमा किसके हैं, बृहस्पति के हैं।
ठीक है। और सबसे देखिए यहाँ पे चंद्रमा यानी कि उपग्रह बुध और शुक्र के नहीं है, जो मैं आपको शुरू में ही बताया था। और पृथ्वी का एक चंद्रमा है जिसे चंद्रमा हम लोग कहते हैं। मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 95 हैं। और शनि के ग्रह के तो सर्वाधिक यहाँ पे चंद्रमा आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे चलें तो अगर पूछे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। बृहस्पति पे भी वलय पाए जाते हैं। शनि पे तो सबसे ज़्यादा वलय पाए जाते हैं, लेकिन बृहस्पति पे भी वलय पाए जाते हैं। उन पूछे किससे बने हैं, तो सिलिकेट से बने होते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के चंद्रमा बृहस्पति के जो चंद्रमा है यूरोपा, यूरोपा के पास से गुजरते हुए जैसे वाइजर जो सैटेलाइट छोड़ी गई थी ना, वो बृहस्पति ग्रह का जो यूरोपा चंद्रमा है उसके पास से वो गुजरते हुए गई। और वहाँ पे देखा कि इस यूरोपा पे ना बहुत से बर्फीले समुद्र टाइप की आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही थी। ठीक है। अब कहेंगे कि बृहस्पति पे वायुमंडल है क्या? हाँ है, वहाँ पे वायुमंडल है, लेकिन वहाँ पे वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम गैस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और मीथेन गैस भी पाई जाती है, लेकिन अल्प मात्रा में, कम मात्रा में वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। अगर बृहस्पति की बात करें तो ये ऐसा ग्रह है ना, ये तारा और ग्रह दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। कैसे? क्योंकि इसका खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र है, खुद का चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि ये अपने अक्ष पे इतना स्पीड से घूमता है ना कि इसका खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिससे कि रेडियो ऊर्जा निकलती है। ठीक है। रेडियो ऊर्जा ज़्यादातर तारों से निकलती है, लेकिन इससे भी निकलती है, तो इससे तारा और ग्रह दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, और वो है बृहस्पति ग्रह। ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछे तो गायनीमिड है। और ये जो बृहस्पति का उपग्रह, बृहस्पति का जो उपग्रह गायनीमिड है ना, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। शनि ग्रह, अगर शनि ग्रह के बारे में आप पूछा जा रहा है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। शनि ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो ये जो शनि ग्रह है ना, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखाई देगा शनि ग्रह। इसके बाद यहाँ दिखेगा अरुण यानी कि यूरेनस, यहाँ दिखेगा वरुण यानी कि नेपच्यून, और यहाँ दिखेगा प्लूटो। तो शनि ग्रह यहाँ पे सूर्य से नज़दीक होगा इन लोगों की अपेक्षा, तो ये क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, गर्म होगा। और ये लोग सूर्य से दूर है, तो ये लोग थोड़ा ठंडे होंगे। तो पूछ रहा है शनि ग्रह निम्नलिखित में से क्या यहाँ पे सही होगा? क्या नेपच्यून से गर्म है? तो ये नेपच्यून तो दूर है सूर्य से, तो यानी कि ठंडा होगा। तो हाँ, नेपच्यून से शनि ग्रह क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है। क्या नेपच्यून से ये ठंडा है? नहीं, ठंडा नहीं है, क्योंकि पहले शनि ग्रह पड़ता है सूर्य के करीब, उसके बाद नेपच्यून पड़ता है। तो नेपच्यून दूर है और शनि ग्रह पहले है, तो शनि ग्रह ठंडा नहीं होगा, बल्कि नेपच्यून ठंडा होगा। क्या शनि ग्रह जुपिटर से गर्म है? नहीं, जुपिटर के बाद पड़ता है शनि ग्रह, यानी कि जुपिटर इससे ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है। तो क्या ये प्लूटो से ठंडा है? नहीं, प्लूटो तो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि प्लूटो सबसे बाद में पड़ता है। ठीक है, आगे चलें। और शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसे हम टाइटन कहते हैं, और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह को ही माना जाता है। पृथ्वी का घनत्व सौरमंडल में सर्वाधिक है, वहीं शनि का घनत्व जो है ना, सौरमंडल में सबसे कम है। ठीक है। शनि को गैसों का गोला कहा जाता है, और ये गैलेक्सी के समान होता है, यानी गैसों का, जैसे कि जो गैलेक्सी होती हैं वो भी गैसों से ही बनी होती हैं। इसीलिए इस ग्रह को, शनि ग्रह को भी गैसों का गोला और गैलेक्सी के समान ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह में देखेंगे तो कुल 7 वलय आपको दिखाई देंगे। ये जो शनि ग्रह है इसमें वलय साफ साफ दिखाई देते हैं, और ये टोटल 7 वलय हैं। पृथ्वी से शनि ग्रह क्या कैसा दिखाई देता है? तो येलो कलर का, पीला कलर का दिखाई देगा। इसके जो चंद्रमा है ना, उसमें एक फोइबो नाम का चंद्रमा यानी कि उपग्रह है, फोइबो नाम का। इसकी दिशा जो है ना, इस शनि के ग्रह के घूमने की दिशा के विपरीत है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, फोइबो ग्रह को। अब यहाँ पे फिटकू का सवाल क्या है? सर ये बताइए कि कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है, सबसे दूर का? तो देखिए ये पूरा सौरमंडल है। ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य है, और सबसे दूर यहाँ पे नेपच्यून दिखाई दे रहा है, उसके बाद दिखाई दे रहा है प्लूटो। और प्लूटो अभी भी ग्रहों की कैटेगरी में रहता है, 2006 में इसको बाहर नहीं किया गया होता। तो सबसे ज़्यादा दूर यहाँ पे ग्रहों की कैटेगरी में देखेंगे तो प्लूटो ही दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है, तो प्लूटो और नेपच्यून को बताएंगे। क्योंकि प्लूटो क्या करता है, अपनी कक्षा में घूमते घूमते क्या करता है कि ये नेपच्यून की कक्षा में आ जाता है, यानी कि कभी कभी ये नेपच्यून से पहले आ जाता है। ठीक है। और ये नेपच्यून फिर बाद में चला जाता है। तो कभी ये प्लूटो यहाँ पे है तो सबसे दूर है, कभी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे नेपच्यून सबसे दूर हो जाता है। तो इन दोनों बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि सर ये बताइए कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है, और दोनों ऑप्शन में है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में है, तो आप दोनों ए और बी दोनों, यानी कि प्लूटो और नेपच्यून दोनों लगाएंगे। ठीक है।
अगर ये पूछता है कि जो सौरमंडल में डिसाइड कर दिए गए ग्रह हैं प्लूटो को छोड़ के, तो बताएंगे नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे में भी आपको समझ में आया होगा। फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। फिलहाल मैं यहाँ पे ग्रहों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको मैं बताने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल की वीडियो में।